नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और झारखंड में जिस तरीके से 1932 खतियान की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन हो चाहे जन आक्रोश हो, वो देखने को मिल रहा था। पूरे विधानसभा सत्र के दौरान ये सारी चीज़ें खुल करके सीधे तौर पे सामने आ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि 6 अप्रैल को खतियानी झारखंडी पार्टी का शुरुआत किया गया था, उसको गठन किया गया था, जिसमें महासचिव के तौर पर गीताश्री उरांव को रखा गया था। लेकिन उसके 2 दिनों के बाद ही गीताश्री उरांव ने उस पार्टी को छोड़ दिया। आखिर क्या वजह रही, हम इनसे खुद जानते हैं। हमारे साथ गीताश्री उरांव खुद यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। मैम, क्या कुछ कारण रहा उस पार्टी को छोड़ने का? 2 दिन पहले आपको वहाँ पर महासचिव के तौर पर रखा गया, उसके बाद फिर आपने पार्टी छोड़ दी, क्या कारण रहा? देखिए, कारण सबसे पहले तो ये रहा कि पारदर्शिता नहीं उसमें कहीं से भी रही शुरू से ही। वो इसलिए क्योंकि हम लोग सभी, अमित महतो जी भी आंदोलन का ही हिस्सा रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं, आपस में बातचीत करते रहे हैं, बैठना है, आगे क्या हम लोग रूपरेखा इस आंदोलन का क्या होगा, वो सारी बातें होती रही, बैठ नहीं पाए। मगर जो 6 अप्रैल की जो बात थी उसमें मुझे यही बताया गया, और बाकी लोगों से भी ये पता चला कि सबको बैठक के बात बोल के ही बुलाया गया था। इसमें पार्टी स्थापना होगी वहाँ पर, ये किसी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, उसमें से मैं भी थी। और मेरे से कोई चर्चा, क्योंकि मैं 12:30 बजे बुलाया था, मैं 12 बजे से बैठी, कार्यक्रम 2 बजे शुरू हुआ। चाहते तो अमित जी मेरे पास आके इस बात को बोल सकते थे, सूचना दे सकते थे कि हम लोग पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और हम आपको इस पद पे रखना चाहते हैं, आपकी क्या इसमें राय है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई ना सूचना दी ना सहमति ली। और जब वहाँ पर जाके, जब हॉल में जाके देखा कि इस तरह से हो रहा है, तो मेरी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि ये क्या हो रहा है और ये गलत है। हमारे जो वरिष्ठ हैं उन लोगों को भी यहाँ पर होना चाहिए, जो सूर्य सिंह बेसरा जी, शैलेंद्र महतो जी, जो झारखंड आंदोलन के एक हिस्सा, अपने समय पे हिस्सा रह चुके हैं, हम लोग उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम उनको देखते हैं, अभिभावक के रूप में देखते हैं। और हमारे जो नौजवान साथी जो आंदोलन से जुड़े, वो भी लगातार, मैं उनके साथ भी बनी रही हूँ, वो लोग भी मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं। तो उन लोग सब वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा अजीब तो ज़रूर ही लग रहा था कि क्यों नहीं। तो बोले कि नहीं, सूचना तो दी गई थी मगर नहीं आ पाए। तो ये सारी बातें हुई और मेरा इस बात को लेके नाराज़गी थी। और बाद में जब हमारे बंद कमरे में बात हुई तो मैंने कहा कि बिल्कुल ही हम तो कुछ बात को सोच के, क्योंकि हम सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम वहाँ चुप रह गए। मगर मेरी जो फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत लोगों ने पकड़ लिया था कि इनको ये बात ठीक नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं आपको छला गया था गीता जी। हाँ, एक तरह से आप बोले। और जब मैंने इस बात पे कहा कि सारा गलत तरीका था, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया और इस तरह से अकेले इस तरह का करना ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम बताएंगे क्या कारण था आपको, हम निराश नहीं करेंगे ये वो। मगर वो हर बार, एक बार हमारी बात हुई फ़ोन पे भी, तो कारण बताएंगे, मगर क्या कारण है उन्होंने कभी बताया नहीं। तो ये अब जो अंधेरे में रखना और पारदर्शिता जो नहीं निभाना मुझे बहुत ही असहज करने लगा। और साथ ही साथ जब दूसरे दिन से ही जिस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आने शुरू हो गई, तो ये साफ़ हो गया कि बाकी लोगों को सूचना नहीं दी गई थी। और ये मुझे इस बात का बहुत धक्का लगा कि एक तो मेरे साथ इस तरह से किया गया, बाकी लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस तरह से आंदोलन को तोड़ने की कहीं ना कहीं बात हो रही है, या सिर्फ अपने आप को सुप्रीम बनाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगा कि जब मैं वहाँ असहज महसूस कर रही हूँ तो ऐसे में मुझे अलग हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने अपने सिद्धांतों पे, अपने विचारों पे किया, और शीर्ष नेतृत्व ने भी मेरी भावनाओं को, मेरे फैसलों को हमेशा सम्मान ही दिया था। जिस तरीके से मैम, अगर आप बात करें अपने मत पर ही, आप कांग्रेस पार्टी में भी काम कर रही थी। जब झारखंड में भाषा विवाद चल रहा था, उस वक्त आपने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग किया था। भाषा विवाद पर एक जमकर जो आंदोलन होता है, उस पर लड़ाई लड़ी थी। क्या कहेंगे मैम, जो झारखंड में जो अभी 3 भाषाओं को जो कहा जा रहा था कि इसको यहाँ
कि क्षेत्रीय भाषा में रहना चाहिए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, ये जो आपकी बिहार की जो अंगिका, मगही भोजपुरी अंगिका, जी ये बिहार में भी इसको मान्यता नहीं है, क्योंकि 8वीं कंडिका अगर आप उठा के देखें तो ये बोली की श्रेणी में है, इसलिए वहाँ पर भी मान्यता नहीं है। ना स्कूल कॉलेज कहीं पे पढ़ाई नहीं होती है, दफ्तरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है ना। और जो मैथिली, जो मात्र मैथिली जो भाषा की श्रेणी में है, वो भी राज्य के आज़ादी के इतने वर्षों बाद 1994 में इसको दर्जा मिला है। वहाँ सिर्फ 3 ही भाषाएं हैं जिससे उनका काम चलता है। और फिर वैसी बोलियों को, जिनको अपने ही उद्गम स्थल में जहाँ पर बोली जाती है, वहाँ पर अगर मान्यता नहीं है, उसको यहाँ पर इस बात को रखते हुए कि बोलने वाले लोग हैं, तो क्या बिहार में बोलने वाले लोग नहीं हैं? वहाँ पर तो इस लोगों को लेके किसी को परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर इसको जो क्षेत्रीय भाषा बना के इसको समाहित करना प्रक्रिया में, सरकारी प्रक्रिया में, निश्चित रूप से झारखंडियों के अधिकारों के हनन की यहाँ पर बात आती है। और साथ ही साथ जो 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी जो उसमें परीक्षा ली जाएगी, तो जब हम एक तरफ बात करते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए ताकि झारखंडी कौन, उसके अधिकार किस तरह से सुनिश्चित किए जाएंगी, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, नियोजन में किस तरह से होगा, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की बातें आती हैं तो जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा ले लेगा उसको तो खतियान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जिला से लेकर आपके राज्य स्तर की हर जो प्रतियोगिता होगी, परीक्षा प्रतियोगिता जो होगी, उसमें वो भाग ले लेगा। तो यहाँ पर फिर हमारे अपने लोगों को का अधिकारों का हनन सीधी तौर पे था, जो लोगों ने देखा और समझा। 5 प्रमंडल का ये राज्य है। आपका अंगिका को जो है संथाल परगना के 5 जिला में डाल दिया गया। उत्तरी छोटा नागपुर में आपको बोकारो धनबाद में किया, जिसका जोरदार विरोध हुआ, बहुत चालाकी से किया गया। पलामू में यहाँ पर उसी आधार पे जो कर दिया गया, जहाँ वहाँ पर भी विरोध हो रहा है इसका। और दक्षिणी छोटा नागपुर में क्योंकि नहीं किया गया कि यहाँ पर भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलने वाले पर्याप्त संख्या में हैं। वो था कि तुरंत विरोध शुरू हो जाएगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। और फिर आपका जो कोल्हान है, वहाँ पर जो बंगला और उड़िया को, जो वो भी गैर झारखंडी भाषाएं हैं, तो ये इस तरह से ये सारा खाका तैयार किया गया। बहुत लोग समझ नहीं पाए। दुर्भाग्य से मेरा दिसंबर में बाहर ज़्यादा रहना हुआ और मेरे सामने ये पटाक्षेप जो है जनवरी में जाके हुआ, और मैंने देखा, मैंने सिर्फ दिसंबर में एक चीज़ देखी थी कि मुख्य सचिव के द्वारा एक चिट्ठी ऐसी निर्गत हुई कि 40-45 साल से जो राजस्थान के जो एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर आके बसे हैं, प्रवासी, उनकी जो वर्तमान पीढ़ी के जातीय और आवासीय में प्रमाण पत्र बनने में दिक्कतें हो रही हैं, तो खतियान की अर्हता हटाई जाए। यानी दरवाज़ा एक पहला खोला। फिर दूसरा ये क्षेत्रीय भाषा के द्वारा जो है आपके यूपी और बिहार वालों के लिए खोला। तीसरा एक बहुत ही जो घातक जो एक बात हुई, जिसमें सरकार ने भी तुरंत चिट्ठी निकाली कि एक PIL के आलोक में जो है झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से ये आदेश निकलता है कि 13 अनुसूचित ज़िले जो हैं इस राज्य में, जो 5वीं अनुसूची का एक राज्य है, जिसमें हमारे 13 ज़िला जो फुली नोटिफाइड हैं और जो पार्शली जो हैं उसमें से आपका गोड्डा आता है, गढ़वा आता है और साहिबगंज का जो एक कुछ हिस्सा आता है। इस तरह का जो उसमें आपके जो स्थानीय को जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी 3 और 4 वर्ग में, वहाँ पर वो उस अर्हता को हटा दिया गया। यानी आपने सारे दरवाजे बाहरियों के लिए खोल दिए। तो फिर झारखंड किसके लिए बनाया आखिर? झारखंडियों के अधिकार यहाँ पर आप बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दे रहे हैं इस तरह से, गलत फैसलों से, नीतियों से। तो ये सारी जो चीज़ें जो सामने आई, तो और जिसमें विशेष रूप से भाषा के जो मुद्दे पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो है नेताओं का जो इस तरह से भूमिका, जनप्रतिनिधियों का जो भूमिका देखते हुए क्योंकि मैंने फैसला लिया कि पार्टी में हम नहीं रह सकते, क्योंकि उसका स्वरूप ही, उद्देश्य ही बदल गया है राज्य में। ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने में योगदान मेरे पिताजी का, बतौर बिहार में ही रहते हुए 1978 में क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी जी ने यहाँ रांची में आके उनको अपॉइंट किया था। तो उनको ये क्रेडिट जाता है। ये भावनात्मक लगाव मेरा हमेशा बना रहा। उनके बाद मेरे माताजी इसमें रहीं, मेरे पिताजी के जाने के बाद,
वो भी मेरे पिताजी जैसे झारखंड आंदोलन में जुड़े हुए थे, मेरी माता का भी उसमें भूमिका रहा। नेतरहाट फाइल फीरिंग रेंज के जो आंदोलन खड़ा करने में एक मेरी माता जी भी रहीं। मेरे ससुर जी ने भी अपने तरीके से उनका अपना काम रहा, ग्राम सभा का पेशा में उनकी जो भूमिका रही। तो एक पारिवारिक हमारी पृष्ठभूमि इस तरह से बनती है जो हम सिर्फ और सिर्फ जो लोगों की राजनीति करते हैं, स्वार्थ नीति की राजनीति नहीं करते। मैम, आप क्या चाहती हैं, क्षेत्रीय भाषा में कितनी भाषाओं को यहाँ पे सम्मिलित करना चाहिए? क्योंकि आपने जिस तरीके से सारी चीज़ें झारखंड में हैं, बाहरी को जो यहाँ पर जगह मिलती जा रही है, आप अपनी तरफ से क्या झारखंडियों के हित में आप क्या सोचती हैं, कितनी क्षेत्रीय भाषा को यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए? देखिए, क्षेत्रीय भाषा, देखिए 2011 में तो 9 झारखंडी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तमाम विरोध के बाद भी बंगला उड़िया को भी दे दिया गया, जो हमारे हिस्से में सेंधमारी उसी समय से करते आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक घटना का वो चर्चा करना चाहूँगी कि मैं रांची सीनेट की मैं मेंबर थी जी। और जिस बात का मैंने विरोध किया था अर्जुन मुंडा जी के सामने भी, मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने की मौका मिला था, तो मैंने देखा वहाँ पर कि बंगला और उड़िया को 3-3 लाख उनके विकास के लिए दिया जा रहा है और 9 झारखंडी भाषाओं को 3 लाख। अब आप सोच लीजिए, अपनी ही जगह पे अपने ही घर में इस तरह का भेदभाव, मतलब 50-50 हज़ार ऐसे भाषाओं को जिसको आज तक विकसित तरीके से होने का, संवर्धन का मौका नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल में आपका बंगला है, उड़ीसा में वो इतनी विकसित, इतनी समृद्ध भाषाएं हैं, अगर उनको यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो ऐसा थोड़ी है कि वो भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी। मगर हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, अगर उनको सही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आने वाले वक्त में वो विलुप्त प्राय हो सकती हैं। जैसे हमारे और भी जो हमारी झारखंडी भाषाएं हैं, जो आदिम जनजातियों की जो भाषाएं हैं, वो भी विलुप्त प्राय हैं, उनको जगह 9 झारखंडी भाषाओं के अलावा हमारी आदिम जनजातियों की जो विलुप्त प्राय भाषाएं हैं, उनको यहाँ जगह मिलनी चाहिए। बाकी सारी भाषाओं को हटाते हुए तभी इस राज्य के लोगों के साथ न्याय हो सकेगा, जिसके लिए सरकार बनती है। न्याय दिलाने के लिए नीति निर्धारण हमारे लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि बाहर के प्रवासियों के लिए या दूसरे राज्य के लोगों के लिए नहीं। देखिए, जब आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें राज्य निर्माण का भी वो समिति का गठन हुआ था, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है स्पष्ट रूप से कि एक क्षेत्रफल में रहने वाले वासियों के जो उनकी जो भाषा, परंपरा, संस्कृति जो होगी, उसके आधार पर एक राज्य का निर्माण होगा, स्थानीय नीति बनेगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जो उनके लिए नीतियाँ बनेंगी सारी। तो ये सारी चीज़ें तो संविधान में भी हैं, तो उसी आधार पे तो हम लोग यहाँ पर अपनी मांगे कर रहे हैं कि खतियान आधारित जो बिहार में भी लागू है, 1982 का जो एक चिट्ठी निर्गत की गई थी कि जिलेवार जो भी खतियान का जो सर्विस सेटलमेंट है, जिसमें जो लोग भी आ रहे हैं उसमें वो उनकी पहचान बनेगी। तो अब जब झारखंड बनने के बाद में अगर जो हम खतियान आधारित अगर हम स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं तो कहाँ से असंवैधानिक बात हो जा रही है यहाँ पर? तो मैम, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में के अंदर कहा था कि कई सारे सर्वे सेटलमेंट उसके बाद भी किए गए हैं, तो आखिर किसको माना जाए? क्योंकि बाबूलाल मरांडी जब थे तो उन्होंने भी 1932 खतियान को यहाँ पे लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट से उसको खारिज कर दिया गया था। तो क्या लग रहा है मैम कि आप किस स्टे लगा हुआ उस पर? तो मैम, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार अगर 1932 वापस से होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो कोर्ट चला जाएगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे थे। देखिए, झारखंड का जो ये सारा भूखंड है जी, आपका संथाल परगना हो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, या फिर आपका कोल्हान बेल्ट हो, या फिर आपका पलामू में भी आपका लातेहार वगैरह में खनिज पदार्थ की भरमार है, सोने की चिड़िया है ये राज्य। तो बिहार ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सका कि ये एक भूखंड हमारे हाथ से निकल गया। इसीलिए जब खतियान आधारित जब स्थानीय नीति की बात हुई तो उसको जानबूझ के, और हमारे अपने नेताओं की एक कमजोरी रही है कि उनको संवैधानिक बातों की जानकारी नहीं रही कि आप इस तरह का तो कोर्ट में घसीटने की बात ही नहीं आनी चाहिए थी। कोर्ट क्यों लेके गया? यहाँ पर दलीलों को ठीक तरह से पेश नहीं किया गया और वो वकील जिन्होंने राजीव रंजन मिश्र जिन्होंने ये स्थानीय नीति को वहाँ पर स्टे लगवाया, आज वो इस राज्य के महाधिवक्ता बने हुए हैं।
जो ये फैसला जब आता है कोर्ट से कि 13 जिलों में जो स्थानीय जो लोगों को प्राथमिकता तीसरे और चौथे वर्ग की नौकरी में मिलेगा वो हटाने की बात होती है, तो उन्होंने कोई इसमें जवाब क्यों नहीं दाखिल किया सरकार की तरफ से। तो इस तरह के लोग सिस्टम में हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारे अधिकारों को कुचल रहे हैं, झारखंडियों की पहचान को कुचल रहे हैं, उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और मगर अगर सरकार अगर अपने निहित स्वार्थ में पड़ी रही ना, तो ये दुर्भाग्य जो है अंततः हमारे जो है हम लोगों को बंगाल की खाड़ी में ही ढकेल रहा है। सब लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए ऐसी नीतियाँ बन रही हैं, उनके लिए दरवाजे को ले जा रहे हैं, झारखंडियों के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। हमारी अपनी परंपरा संस्कृति, हमें एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, 13 जिला जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारी जो अपनी धार्मिक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की जो ज़मीन है वो सुरक्षित नहीं है। सिस्टम हमारे खिलाफ में काम कर रहा है, बाहरी लोग आके उस पर कब्जा कर रहे हैं। जो हमारे जो आदिवासी हमारे अगुआ रहे या बाकी जो यहाँ के लोग क्रांतिकारी रहे, उनकी भावनाओं को समझते हुए अंग्रेज़ों ने भी जो है कई ऐसे कानून बनाए हमारी अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए। और उसको जो है ये भी बात वहाँ पर आती है कि जो पूरे देश भर में जो कानून लागू होगा वो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू होगा, इसके अपना कानून होगा। जब संविधान का निर्माण हुआ तो 244(1) के तहत में जो है उसमें भी 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान डाला गया कि यहाँ पर जो रहने वाले आदिवासी समुदाय अपने उनके लिए जो बाकी देश के कानून से अलग हटके ये अपने प्रावधानों के हिसाब से ये जिएंगे रहेंगे और अपना जो है व्यवस्था बनाएंगे, उनका अलग होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है इस तरह की परिस्थिति आज बन गई है कि झारखंडी अपने आप को इतने कुर्बानी और इतने संघर्ष के बाद जो हम लोगों को मिला, आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। तो मैम आप 32 चाहती हैं या फिर उसके बाद भी जितने भी सर्वे सेटलमेंट किए गए हैं उसके आधार पे होना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोगों का 32 नहीं है, उसके बाद भी जितने सर्वे सेटलमेंट हुए हैं वो सारे भी हैं। तो अगर 32 होता है तो कई सारे लोगों के मन में है कि अगर 32 होगा तो फिर हम लोग का क्या होगा। तो आप क्या चाहती हैं मैम कि सिर्फ खतियान आधारित हो या फिर 1932 खतियान आधारित हो? 1932 तो एक नारा बन गया है और ये नारा खुद हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो आज अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उनको उस समय निश्चित रूप से जानकारी नहीं थी या किस सोच के तहत उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। मगर हमें भी ये जानकारी, क्योंकि जब हम 32 की बात हम लोग भी कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो 35 के हैं, 36 के हैं, 37 या फिर 32 से भी पहले के हैं, तो उनमें ये बड़ी सुरक्षा की भावना आ जाती थी कि हम लोग तो छूट जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने फिर कुछ जानकार ऐसे लोगों से, जो वकील जो इन सभ्यों की बहुत जानकारी रखते हैं, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि 1833 से ये सारा काम शुरू हुआ है जी। और ये चलता रहा, अलग अलग समय में अलग अलग भूखंड में चला है, अलग अलग कालखंड में चला है, तो वो एक तो हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ खतियान आधारित ही होनी चाहिए। जो जिनके पास खतियान है वही झारखंड का निवासी है, ये इस बात को सुनिश्चित करे सरकार, और यही होना चाहिए। और उसके अधिकार कैसे सुरक्षित किए जाएंगे, उसको नियोजन किस तरह से दी जाएगी। यहाँ पर नियोजन की जहाँ बात होती है तो जैसे 14 में ही जो एक बार स्थानीय नीति की गठन की समिति बैठी थी, उसमें मैं भी उसका भाग थी, और उसमें उस समय भी मैंने ये सवाल उठाया था कि तीसरी चौथी वर्ग की ही नौकरी के लिए क्या हमारे लोग उसके काबिल हैं? जो सेकंड क्लास की सर्विस, जो राज्य के स्टेट सर्विस है, उसको भी तो सुरक्षित करने की ज़रूरत है, उसको भी सुरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे राज्य से आके लोग यहाँ पर सिस्टम में घुस जा रहे हैं। मैम एक अंतिम सवाल, आखिर अब गीता श्री राव किस रास्ते पर चलेंगे, किस रास्ते पर अब आगे जाएंगी? क्योंकि पार्टी की तरफ से तो आप दोनों, मतलब चाहे अगर खतियानी झारखंडी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, आपने दोनों ही पार्टियों को छोड़ दिया है, अब आगे आप किस तरफ बढ़ेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैंने माटी के लिए छोड़ा था, और जबकि मेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं थी वहाँ पर, मगर जनता का अहित, झारखंडियों का अहित देख के मैंने अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए आप बड़े नुकसान को अनदेखा नहीं कर सकते। और मेरी तो राजनीति ही शुरू से रही, मेरे माता पिता की भी राजनीति रही, मेरे ससुर जी की भी राजनीति उसी आधार पे ही चलती रही, तो वही संस्कार मेरे में भी है, तो मैं उससे इतर नहीं जा सकती हूँ। तो ये जो सारा कुछ हुआ, मैं आंदोलन में कूदी, विरोध
सरकार का विरोध शुरू हुआ, मेरे से लोग जुड़ते गए, मैं लोगों से जुड़ती चली गई और इस तरह से ये स्वरूप सारा बना। तो अब मैं वही अपने जो पुराने अपने साथी रहे जो हैं उनके साथ ही मैं रह के आंदोलन का जो है हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं झारखंड के हर कोने में। वैसे ये बात तो चली गई, आजकल सोशल मीडिया बहुत ही एक पावरफुल मीडिया है, लोगों तक बात चली गई है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो उनके मन में रहती हैं हम जनसभाओं के द्वारा उसको पहुंचाने का जो है हमारा पहले से जो चल रहा था उसी में हम लोग चलेंगे। अभी 15 अप्रैल को जो महाजुटान की जो बात थी घाटशिला में सूर्य सिंह बेसरा जी की अध्यक्षता में जो होने वाला था, हम उसमें हैं शामिल। मुझे उन्होंने खुद दोबारा एक बार उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी, फिर कल खुद फ़ोन करके उन्होंने कहा आप उसमें हर हालत में शामिल होइए। तो ये थे हमारे साथ गीता शिवराव, जिन्होंने सीधे तौर पे अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि मिट्टी के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो खातियानी झारखंडी पार्टी बनी थी कहीं ना कहीं वहाँ पर ये छली गई थी, इसलिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया था। और अब जो आंदोलन का जो रुख होगा वो सीधा रहेगा और ये सीधे झारखंड के जो जनता है उनके साथ मिल करके आंदोलन करेंगी खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति के लिए। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड को खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति मिलती है या नहीं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।